कब से तलाश थी, तुम इसकी कीमत बताओ, इसकी कीमत क्या है। तो वो लड़का सिर्फ 2 उंगली दिखाता है, 2 फिंगर उठाता है। तो वो जो शॉपकीपर होता है, जो दुकानदार होता है, जो ओनर होता है उस दुकान का, वो कहता है 2 लाख, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा, बट बदले में तुम मुझे ये पत्थर दे दो। वो लड़का फिर से अपने फादर के पास आता है और कहता है कि मैं लास्ट जगह पे जब मैं गया, मतलब उस दुकान में गया, तो वहाँ पे जो इंसान मुझे मिला उसने इस पत्थर की कीमत 2 लाख रुपए बताई थी। तो फिर उसके फादर उसको समझाते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके लिए आप सब कुछ हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए आप कुछ भी नहीं है। तो मतलब लोगों को सोच के आप कभी भी डिसअपॉइंट ना हो। So this is the learning of this story, that you should never disappoint for the peoples that they are giving me importance or not, and whatever they are doing, you should happy for your own life, because आप किसी के लिए बहुत सब कुछ हैं और किसी के लिए कुछ भी नहीं है। So always you have to remember these things, and just remember this thing that हर कोई एक जैसा नहीं होता है। Okay, so you should learn, this is the moral of this story, that you should never, आपको एक ही तराजू में सभी इंसान को नहीं तौलना है। ओके, क्योंकि अगर कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं। ओके, सो यू शुड जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। सो बाय दिस स्टोरी नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट। इस स्टोरी के साथ बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर और देखते हैं आज के हमारे स्ट्रक्चर को, कि आज हम किस तरह के स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। सो नाउ द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज दैट, the structure is that good at। okay, बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है। at first I'll make you understand that about the structure। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर समझा देती हूँ। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज करना है सब्जेक्ट इज एम आर, फिर उसके बाद यहाँ पे यूज करना है आपको गुड एट का, फिर यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं नाउन, या फिर अगर सेंटेंस में वर्ब यूज कर रहे हैं, मतलब कोई एक्शन आ रहा है तो वहाँ पे जो आपका एक्शन होगा उसमें आईएनजी फॉर्म यूज करना है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे आपको आईएनजी यूज करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज कर देना है। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल कि आपको सब्जेक्ट यूज करना है एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, गुड एट का यूज करना है। अगर नाउन यूज कर रहे हैं तो आप नाउन यूज करिएगा, अगर एक्शन है, अगर कोई वर्ब है तो वहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज करिएगा, फिर उसके बाद अदर वर्ड लिखिएगा या फिर ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसे आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं ना, मैं ये इस चीज में अच्छा हूँ। जैसे अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप क्या कहते हैं, मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूँ। आपकी मैथ बहुत अच्छी होती है तो आप कहते हैं मैं मैथ में बहुत अच्छा हूँ। ओके, अगर आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो आप कहते हैं ना मैं इंग्लिश बोलने में बहुत अच्छा हूँ। तो जब भी हम बात करते हैं मैं किसी चीज में अच्छा हूँ, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं गुड एट का, मतलब मैं इस चीज में अच्छा हूँ। चलिए लेते हैं कुछ एग्जांपल से इस स्ट्रक्चर को
बहुत अच्छा है, that you can use for your friends, for your relatives, for your brothers, sisters, you can use for anyone. Okay, जैसे suppose that जो बहुत अच्छा डांस करता है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं कि वह डांस करने में बहुत अच्छा है, मतलब वो बहुत अच्छा डांस करता है और वो डांस करने में बहुत अच्छा है। तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? He is smart at dancing. He is smart at dancing. मतलब वह डांस करने में बहुत अच्छा है। ओके, तो इस तरह से आप ढेर सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं गुड एट का, स्मार्ट एट का। ओके, बहुत ही कैजुअली यूज कर सकते हैं और बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है ये दोनों, आप काफी ज्यादा यूज करते हैं। सो नाउ यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे दैट हाउ यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। Okay, so now let's move ahead and let's take some more example. The next example is वह अंग्रेजी में बहुत अच्छी है। वह अंग्रेजी में बहुत अच्छी है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? She is smart at English. She is smart at English. वह इंग्लिश में बहुत अच्छी है, मतलब वह अंग्रेजी में बहुत अच्छी है। अगला है, नेक्स्ट है वह अंग्रेजी बोलने में बहुत अच्छी है। वह अंग्रेजी में बहुत अच्छी है, वह अंग्रेजी बोलने में बहुत अच्छी है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वह अंग्रेजी बोलने में बहुत अच्छी है। यू कैन यूज हियर शी इज स्मार्ट एट स्पीकिंग इंग्लिश। शी इज स्मार्ट एट स्पीकिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलने में बहुत अच्छी है। ओके, आप यहाँ पे ऐसा यूज कर सकते हैं, वह खाना बनाने में बहुत अच्छी है, मतलब कि कोई ऐसा है, मतलब यू कैन यूज फॉर बोथ ऑफ दैट्स कि वह खाना बनाने में बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा बनाता है, तो यू कैन यूज है वह खाना बनाने में बहुत अच्छा है, वह खाना बनाने में बहुत अच्छी है। शी इज स्मार्ट एट कुकिंग। ओके, कुकिंग फूड। नेक्स्ट है मैं लिखने में बहुत अच्छा हूँ। ओके, मैं लिखने में बहुत अच्छा हूँ, तो यहाँ पे कैसे यूज करेंगे? आई एम स्मार्ट एट राइटिंग। आई एम स्मार्ट एट राइटिंग। मैं लिखने में बहुत अच्छा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वह पढ़ाने में बहुत अच्छी है। वह पढ़ाने में बहुत अच्छी है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? शी इज स्मार्ट एट टीचिंग। शी इज स्मार्ट एट टीचिंग। ओके, वह पढ़ाने में बहुत अच्छी है। तो इस तरह से आप ढेर सारे सेंटेंस को क्रिएट करके अपने इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं एंड यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बाय दीज स्ट्रक्चर्स। सो नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं कुछ और स्ट्रक्चर एंड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज इट्स पुअर एट। ओके, अभी तक आप लोगों ने गुड एट, स्मार्ट एट का पढ़ा है। नेक्स्ट यूज है पुअर एट का। बहुत ही कमाल का यूज ये भी है, जैसे जब कोई चीज हमारी बहुत ज्यादा वीक होती है, जैसे मतलब अच्छी नहीं होती है, बेकार होती है, तो वहां पे हम यूज करते हैं पुअर एट का, मतलब अच्छी नहीं है। तो नथिंग यू हैव टू डू, जैसे आपने दो स्ट्रक्चर में यूज किया है, सब्जेक्ट इज एम-आर और नाउन या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई-एन-जी एंड ऑब्जेक्ट, ऐसे इसको भी आपको यूज ही करना है। बट जहाँ पे आपने गुड एट, स्मार्ट एट का यूज किया है, वहां पे आपको क्या यूज कर देना है? पुअर एट का यूज कर देना है। किसका यूज कर देना है? पुअर एट का यूज कर देना है। ठीक है, अभी चलिए जानते हैं इसके बारे में, इससे रिलेटेड सेंटेंस किस तरह से क्रिएट करते हैं। जैसे आप इस तरह के सेंटेंस काफी ज्यादा बोलते होंगे कि मैं मैथ में बहुत बेकार हूँ। ओके, मतलब मैं मैथ में बेकार हूँ, या फिर मैं इंग्लिश में बेकार हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश मैं अंग्रेजी बोलने में अच्छा नहीं हूँ। ओके, मैं मैथ सॉल्व करने में अच्छा नहीं हूँ। तो जब भी हम बेकार हूँ या फिर अच्छा नहीं हूँ, तो वहाँ पे हम पुअर एट का करते हैं, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं पुअर एट का। ओके, चलिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। बाय एग्जांपल्स लेट्स अंडरस्टैंड इट वेल। जैसे मैं मैथ में बेकार हूँ, बेकार मतलब मुझे नहीं आती है, अच्छे से नहीं आती है, मैं सॉल्व नहीं कर पाता हूँ, देन यू कैन यूज हियर मैं मैथ में बेकार हूँ, या फिर मैं मैथ में अच्छा नहीं हूँ। तो वहाँ पे हम सिंपली यूज करेंगे आई एम पुअर एट मैथ। आई एम पुअर एट मैथ, मतलब मैं मैथ में बेकार हूँ। ओके, नेक्स्ट है वह अंग्रेजी में अच्छा नहीं है। वह अंग्रेजी में अच्छा नहीं है, तो इसको कैसे इंग्लिश
एग्जाम्पल इज, अगला हमारा एग्जाम्पल है वह काम करने में अच्छा नहीं है। ओके, वह काम करने में अच्छा नहीं है। He is poor at working. He is poor at working. ओके, हमारा सब्जेक्ट क्या है? He, मतलब वह। कौन काम करने में अच्छा नहीं है? वह अच्छा नहीं है। तो he is poor at का यूज करेंगे और क्या करने में अच्छा नहीं है? काम करने, मतलब working. ओके, he is poor at working. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं खेलने में अच्छी नहीं हूँ। मैं खेलने में अच्छी नहीं हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I'm poor at playing. I'm poor at playing. मैं खेलने में अच्छी नहीं हूँ। I'm poor at playing. ओके, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। सिंपली बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है और ये आपके इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बट द थिंग इज दैट एट फर्स्ट यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट ऑल दीज स्ट्रक्चर व्हाटएवर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू टुडे। ओके, द नेक्स्ट इज, वह अंग्रेजी बोलने में अच्छा नहीं है। वह अंग्रेजी बोलने में अच्छा नहीं है। कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? He is poor at speaking English. He is poor at speaking English. Okay, so I hope guys you got it. I hope, मैं आशा करती हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है। एंड द स्ट्रक्चर इज the next structure which you are going to learn today, and the structure is ask him or her to. यहाँ पे आप them का भी यूज कर सकते हैं। ओके, ask him or her to, और you can use here them too। फिर उसके बाद यहाँ पे यूज करना है आपको verb की first form, and hereafter you have to use other word। ओके, ask him or her to का यूज करना है, verb की first form का यूज करना है, other word का यूज करना है। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं आप लोगों को बाय एग्जांपल समझा देती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जैसे कोई काम जब हम कहते हैं कह दो के अर्थ में हम इस यूज करते हैं ask him और her to का। ओके, कह दो, जैसे आप ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं ना, उसे चुप रहने के लिए कह दो, उसे यहाँ से जाने के लिए कह दो, उसे बैठने के लिए कह दो। ओके, तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं कि किसी को कोई काम करने के लिए कह दो, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं ask him, ask her या फिर ask them to का। फिर यहाँ पे हम verb यूज करते हैं, जो भी आपका एक्शन होगा, जो भी आपका क्या होगा, verb होगा। एंड hereafter आपको यहाँ पे यूज करने हैं other word। अभी इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल है, उसे यहाँ से जाने के लिए कह दो, उसे यहाँ से जाने के लिए कह दो। सपोज दैट अगर आप स्टडी कर रहे हैं और आपके घर में आपके ब्रदर हैं या फिर सिस्टर हैं, आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, ओके, इरिटेट कर रहे हैं। आपने अपने मॉम से कहा कि उसे यहाँ से जाने के लिए कह दो। ओके, इसे यहाँ से जाने के लिए कह दो, तो कैसे यूज करेंगे? Ask him to go from here. Ask him to go from here. उसे यहाँ से जाने के लिए कह दो। Ask him to go from here. The next example is, उसे चुप रहने के लिए कह दो। कोई बहुत ज़्यादा बोलता है तो आप कहते हैं ना, उसे चुप रहने के लिए बोल दो या फिर चुप रहने के लिए कह दो। तो कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे? Simply you have to use here, ask him to be quiet. Ask him to be quiet. Okay, उसे चुप रहने के लिए कह दो। Okay, he is speaking too much. Please ask him to be quiet. Okay, उसे चुप रहने के लिए कह दो। Simply ask him का यूज करना है। to का verb क्या हो रहा है? होने के लिए, चुप रहने के लिए, तो रहना मतलब रहना, होना मतलब be। अब क्या? चुप बोले तो quiet। Okay, next example is, now let's move ahead towards the next example, and the next example is, उसे बैठने के लिए कह दो। ओके, उसे बैठने के लिए कह दो। सपोज दैट आपके यहाँ पे कोई आया, एज यू आर वर्किंग इन अ ऑफिस, एंड अगर आपसे कोई मिलने के लिए आया है, ओके, और अगर आप कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? उसे इंतज़ार करने के लिए कह दो या फिर उसे बैठने के लिए कह दो, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको?
पढ़ाई करने के लिए कह दो, उसे पढ़ाई करने के लिए कह दो। ओके, तो इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? ask her to study, ask her to study, उसे पढ़ाई करने के लिए कह दो। ओके, अगर कोई जैसे आपके घर में आपकी सिस्टर है और पढ़ाई नहीं कर रही है तो आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं? उसे पढ़ाई करने के लिए कह दो पहले। ओके, ask her to study first। नेक्स्ट है उसे पढ़ाने के लिए कह दो, उसे पढ़ाने के लिए कह दो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? उसे पढ़ाने के लिए कह दो ask her to teach, ask her to teach, मतलब उसे पढ़ाने के लिए कह दो। तो ये रहे आज के हमारे स्ट्रक्चर, बट आई हैव वन मोर स्ट्रक्चर फॉर यू ऑल। ओके, बट द थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू टू ऑल दैट यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट दिस, क्योंकि इस तरह से स्ट्रक्चर, इस तरह के सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पीक करते हैं। सो यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट इट if you want to really make your English better, and if you want to speak fluent English, you should practice about all these structure which I have provided today. Now the next is, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है एट व्हाट टाइम का यूज। ओके, बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है। एट व्हाट टाइम का यूज करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आधा वर्ड और क्वेश्चन मार्क, एंड यू हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क एज वेल। ओके, तो एट व्हाट टाइम का मतलब होता है कितने बजे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें यूज करना है सब्जेक्ट, जो भी आपका होगा कर्ता, मतलब जो काम कर रहा होगा। फिर यूज करना है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब जो भी आपकी वर्ब होगी, जो भी आपका वर्ब होगा, जो भी आपका एक्शन होगा, उसे यूज करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको यूज करना है अदर वर्ड। ओके, जो भी आपका अदर वर्ड होगा, फिर क्या यूज करना है? क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इसका मतलब होता है कितने बजे। जैसे हम इस तरह के सेंटेंस स्पीक करते हैं ना, आप लोग बहुत ज्यादा स्पीक करते होंगे इस तरह से, जब आपको किसी से पूछना होता है कि आप कितने बजे ये काम करते हैं, जैसे आप कितने बजे पढ़ाई करते हैं, आप कितने बजे स्कूल जाते हैं, आप कितने बजे ऑफिस जाते हैं, आप कितने बजे उठते हैं, आप सुबह कितने बजे उठते हैं, आप कितने बजे लंच करते हैं, आप कितने बजे आते हैं। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस की बात करते हैं कि आप कितने बजे कोई काम करते हैं, तो वहाँ पे हम स्पीक करते हैं एट व्हाट टाइम का। फिर यहाँ पे यूज करेंगे हम सब्जेक्ट का। ठीक है, अभी हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल इसे अच्छे से समझने के लिए। सो नाउ लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स फॉर knowing it, and सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, the first example is आप सुबह कितने बजे उठते हैं, आप सुबह कितने बजे उठते हैं। तो इसको सिंपली आप यूज कर सकते हैं एट व्हाट टाइम यू गेट अप इन द मॉर्निंग, एट व्हाट टाइम